तो स्टूडेंट्स आपके डी ब्लॉक चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू था हमारा। अब आगे उसके आगे बताते हैं। हमने लास्ट टाइम जाने से पहले बोला था कि हमको क्या करना है, अभी स्टडी करना है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है ना। कुछ हमारे इन डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के तत्वों के क्या है, हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कुछ यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, हमने कहा था सबसे पहले हमने उस पे देखा था कि हमने पढ़ना है कि उनके ऑक्साइड्स, ऑक्सोकटायंस, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखना है। मैक्सिमम क्या है ऑक्साइड के ही लिए, क्यों? क्योंकि ऑक्साइड हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे केमिकल रिएक्शन में या केमिकल हमारे कन्वर्जन में। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की। ये सब के सब जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में टेंडेंसी रखते हैं, ऑक्सीडेशन करने की, मतलब ये सब ऑक्सीडेशन करवाते हैं बहुत ही आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, सही, ओके। तो फिर यहाँ पे क्या पढ़ना हमें, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक ना, वही बात, डी ब्लॉक को ही तो ट्रांजिशन मेटल बोले थे, ठीक, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमने बोला था ऑक्साइड एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। हमने कहा था ऑक्साइड क्या, कि जब हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के ये कंपाउंड बनाए वो ऑक्साइड है। और उसमें भी हमारे मेटल हैं, मेटल पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट रखे हुए होते हैं, और ये डी ब्लॉक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ढेर सारे अलग अलग तरह की अलग अलग टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये अलग अलग टाइप के ऑक्साइड भी बनाते हैं, है ना। मतलब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इनका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो -2 उसकी होती है, ठीक है। अब -2 है और सामने वाला कैसा, उसी हिसाब से इसी हिसाब से क्या करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे कह रहा दे मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड सच एज MO, M यहाँ M फॉर मेटल, कोई O फॉर ऑक्सीडेशन, सिंपल एक मेटल होगा उसके साथ एक ऑक्सीजन होगा, गामा। उसके बाद कह रहा M2O3, ठीक, इसमें यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, यहाँ पे हमारे पास +3 होती है, ठीक है। आगे भी है, आगे कह रहा है हमारे पास बनता है M3O4, ठीक है, M3O4, ठीक है। यहाँ पे हमारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी मेटल की 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखी हुई होती है, ठीक है, सही। यहाँ पे ये -8, 3 मिलकर -8 क्या, यहाँ पे +3 भी होती है और +2 भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। ये हमारे इस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट ये होते हैं। उसके बाद कह रहा MO2 टाइप का भी ऑक्सीडेशन स्टेट, MO2 टाइप का भी ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, ठीक है। यहाँ पे 3 भी थी और 2 भी थी, ठीक है। उसके अलावा ये M2O5, MO3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। M2O5 की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। तो हमारे क्या है, वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स या बाय द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। वो कैसे कि हमारे पास कि हमारा डी ब्लॉक के जो सारे मेटल हैं ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो उसी हिसाब से इनका अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह का, अलग अलग टाइप का ऑक्साइड्स बनता है। और ऑक्सो एनायन जो बोला था, ऑक्सो एनायन का मतलब हमारा मेटल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा और क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, ठीक है ना। इन टोटल ऑक्साइड के ऊपर जो है मेटल का जो ऑक्साइड बना हुआ होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे उन्होंने ऑक्सो एनायन कहा, मेटल ऑक्सो एनायन, ठीक है, सही, मेटल ऑक्सो एनायन का उन्होंने नाम दिया है। तो ऑक्सो एनायन की भी बात कर लेते हैं एक बार। ऑक्सो एनायन के एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सो एनायन के एग्जांपल, ऑक्सो एनायन के एग्जांपल की बात करें, जैसे करा वेनेडियम का जो ऑक्साइड है VO2 इसके ऊपर प्लस है, तो यहाँ पे वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखे हुए होता है, और ऑक्सीजन 2 हमारे हैं, +2 +4, इसलिए जो हमारे पास बचा वही क्या ऊपर था प्लस, इसीलिए VO2 वेनेडाइन कैटायन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, वेनेडाइन कैटायन, ये हमारा क्या है, ऑक्सो एनायन है मेटल का, वेनेडियम का, ठीक। उसके बाद कह रहा कि और भी एग्जांपल है हमारे पास, कह रहा कि टाइटेनियम भी हमारे पास बनता है,
O, इसके ऊपर 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ऑक्सीजन है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 प्लस बचा हुआ वही हमारा इसके ऊपर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये टाइटेनियम का ऑक्सो कटायन है, ठीक है, सही। अच्छा, इतनी चीजें हो गई, तो फिर हम किसी कंपाउंड को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कह रहा कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये रखते हैं वेरिएबल, मतलब ज्यादा 8+2 +3 4 5 6 7, तो इस तरह से अलग अलग इनके कंपाउंड बनते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टी कंटेन की होती है, ठीक है, सही। तो यहाँ पे आपको पता है कि +2 का +3 बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे मिलते हैं। हमने सारे एग्जांपल जो लिखा था सब में सबको बताया था, ठीक है। अब कह रहा सीधे शुरू करते हैं किसी एक कंपाउंड को, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड का सबसे पहले शुरू करते हैं K2Cr2O7, जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सही। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है। अब इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ इसके यूजेस भी वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। ये एक बात है, ये सारे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रखे हुए होते हैं, वे सब के सब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, सबके सब ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है, सही। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट सबके सब होते हैं। तो K2Cr2O7 की बात करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है। ये कह रहा इसे हम क्या करते हैं, क्रोमाइट और से ऑब्टेन करते हैं, वेरियर 2-3 स्टेप की रिएक्शन है हमारी। क्रोमाइट और हमारा जो होता है, ठीक है, वहां पे क्रोमियम के लिए होती है वो बाय द वे और, ठीक है। उस क्रोमाइट और से हम इसको पहले बेस के साथ रिएक्शन कराते, पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा के 2-3 स्टेप में हम K2Cr2O7 को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, सही। जैसे कह रहा कि सबसे पहले क्रोमाइट और से पाया जाता है। क्रोमाइट और का एग्जांपल ऐसे होता है, सॉरी फार्मूला Fe2Cr2O4, ठीक है, ये क्रोमाइट और का हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें वैसे इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, FeO एंड Cr2O3, इस तरह से लिखते हैं ना, कि हमारा क्रोमियम का ऑक्साइड है और आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, Cr2O3 FeO.Cr2O3, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। है ये क्रोमाइट और, ठीक है, यहाँ से हमें क्रोमियम आसानी से, यहाँ पे हमें क्रोमियम, यहाँ से एक्सट्रैक्शन हम क्रोमियम का करते हैं मेनली, ठीक है, इसीलिए क्रोमियम का और कहा गया है। वैसे बाय द वे इसमें आयरन भी, ठीक है, आयरन और क्रोमियम हमारे दोनों ऑक्साइड से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, ठीक है, लेकिन ये मेन और किसका होता है, क्रोमियम का, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमाइट और, ठीक है, सही। तो क्रोमाइट और को ये कई स्टेप में हमारा रिएक्शन है जिन्हें बनाना है। सबसे पहले कहते हैं हम इन क्रोमाइट और को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, ठीक है। फिर सोडियम क्रोमेट को क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। फिर उसका पोटेशियम के साथ रिएक्शन करा के हमारा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे होता है, तो सोडियम को डिस्प्लेस करके पोटेशियम आ जाता है, फिर हमको K2Cr2O7 क्या है, मिलता है, ठीक है, सही। तो उसको देख लेते हैं स्टेप वाइज रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्रोमाइट और क्या था हमारे पास, FeCr2O4, FeCr2O4, ठीक है। इसके आगे हमने और लिख दिया रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 16 NaOH के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन करा, हमारे पास क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट मिलता है, ठीक है ना, Na2Cr4, ठीक है, हमारे पास मिलता है Na2Cr4, ठीक है, ये हमारे पास 8 मिलता है, प्लस और सारे हमारे पास बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड मिलता है Fe2O3 × 8H2 और H2O, ठीक है, हमारा Fe2O3 भी मिलता है और प्लस H2O भी मिलता है, ये सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन हमारे क्या है, आगे का जो स्टेप रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सोडियम क्रोमेट के साथ CrO4 डबल माइनस होता है क्रोमेट, Na2Cr4 है तो सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है, +3 होने का सॉरी 6 होता है प्लस, ठीक है, +2 ये होता है, ठीक है। इस तरह से क्या हमारे पास +6 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे की बात करें तो +6 यहाँ पर भी होता है हमारा, ठीक है, सही। तो आगे क्या करते हैं, अब फिर
2CrO4 मतलब जिसका हमने नाम सोडियम क्रोमेट रखा है, उस सोडियम क्रोमेट को फर्दर रिएक्शन कराते हैं आगे H2SO4 के साथ। यहाँ से हमें क्या करता है, सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पे हमें सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेप फर्स्ट था। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, Na2CrO4 का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ कराएं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे करा, हमारा सोडियम डाइक्रोमेट ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मिलता है Na2Cr2O7। ठीक है, Na2Cr2O7 कुछ नहीं होता, ये CrO4 का ही क्या होता है, डाइमेराइज होते हैं। दो CrO4 यूनिट क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो एक ऑक्सीजन वहां पे कॉमन हो जाता है और एक ऑक्सीजन निकल जाता है, इसलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गए। CrO4 जुड़े तो Cr2O8 होना चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन कॉमन होती है जो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन कर लेती है, इस कारण से Cr2O7 और इसके ऊपर 2 -4। ठीक है, वहां पे हमारा क्या है, इसका नाम होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब सोडियम डाइक्रोमेट के साथ साथ सोडियम सल्फेट भी बनता है, जो बाई प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब ना होता। Na2SO4, ठीक है, और प्लस H2O भी बनता। ठीक है, तो उससे हमें मतलब ना। सही, अब एक और स्टेप है यहाँ पे। अब अगले स्टेप में क्या है, हमने क्या करना है, सिर्फ उसी सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम के साथ रिएक्शन करा देना। पोटेशियम का मतलब पोटेशियम से डिस्प्लेस कराना है, वो डिस्प्लेस होगा। हम KCl के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे तो वहीं से क्या होगा, हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी Na2Cr2O7, ठीक है, Na2Cr2O7 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला थर्ड स्टेप, ठीक, Na2Cr2O7 का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं। ठीक है, सही, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से जो बनता है वो हमारे पास बनता है K2Cr2O7 प्लस 2 NaCl। ठीक है, सही, इस तरह से हमारे पास ये K2Cr2O7 का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा था क्रोमाइड 4 का रिएक्शन पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है, उसके बाद फिर उसी सोडियम क्रोमेट का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा के हम सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर उस सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्शन करा के हमारा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है वहां पे, और हमारे पास क्या है, हमें ऑब्टेन हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सही, अगला स्टेप यहाँ पे था, बस कुछ नहीं था। Na2Cr2O7 का रिएक्शन HCl के साथ हमने कराया था 2। ठीक है, तो KCl के साथ, ठीक है, HCl नहीं KCl के साथ रिएक्शन कराया था तो हमारे पास क्या मिला था, सीधे K2Cr2O7 मिला था। ठीक है, और हमारे पास 2 NaCl। ठीक, सही, ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज कह रहा कि पहली बात तो ये एक ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, या ऑरेंज ही कह सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उसके बाद कह रहा कि मेल्टिंग पॉइंट इसका जनरली हाई होता है, 670 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 670 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कह रहा कि कोल्ड वाटर में तो बहुत स्पेरिंगली मॉडरेटली सॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में ये सॉल्युबल है। ठीक है, सही, अच्छे से। उसके बाद कह रहा, ये तो सिंपल सी बात होती है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी करा एक्शन ऑफ हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये ही K2Cr2O7 का हीट देते हैं। हीट के साथ रिएक्शन का मतलब इन्हें हीट करें, इन्हें गर्म करें तो क्या होता है। ठीक है, गर्म करने पे करा ये हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट ही हमारा क्या कहलाता है, पोटेशियम क्रोमेट में और क्रोमिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, सही, वहां से ऑक्सीजन गैस भी रिलीव होती है। तो हमारा K2Cr2O7 को जब हम हीट करते हैं तो हमको मिलता है K2Cr4, ठीक है, प्लस Cr2O3 क्रोमिक एसिड बनता है, और हमारे पास O2 भी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, सही। उसके बाद ये बैलेंस करने के लिए ये 4 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो आप मैच करा लेंगे, सारी बात हो जाएगी। ठीक है,
तो आगे करा कि फिर अगली प्रॉपर्टी बेस के साथ अगर इनका रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, ठीक है, एल्कली के साथ, ठीक है, इन्हीं K2Cr2O7 का रिएक्शन हम NaOH एल्कली या बेस जिसे हम बोल सकते हैं उनके साथ रिएक्शन कराते हैं, ये हमारा K2Cr2O7 चेंज हो जाता है फिर से पोटेशियम क्रोमेट में, ठीक है, या फिर क्रोमेट आयन, सेम वही बात, ठीक है, KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट में, K2Cr2 तो K2Cr4, ठीक है, सही। आगे आगे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो अक्सर हम लोग के इसमें आता रहता है, एग्जाम में भी आता है, फर्दर आगे स्टडी के लिए भी आता है, ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा था, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, कह रहा कि जब भी हम इम्पोर्टेंट है ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, सही। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कैसे होता है, कह रहा कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब हम K2Cr2O7 को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो ये हमारा ऑरेंज रेड कलर का हमारा वेपर निकलता है, ठीक है, जो होता है क्रोमाइल क्लोराइड का, जो क्रोमाइल क्लोराइड का ऑरेंज रेड कलर का वेपर निकलता है, ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, सही। क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट करने का ये पता करने का मतलब सिर्फ होता है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास हमारा जो डाइक्रोमेट आयन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। हमारे पास मान लीजिए हमको कंपाउंड दिया गया, कहा गया कि ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, तो आप सिर्फ ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से पता लगा सकते हैं ये क्या है हमारा, कि ये हमारा डाइक्रोमेट आयन इसमें है या नहीं है, मतलब Cr2O7 के ऊपर डबल माइनस ये वाला आयन अगर है तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वहाँ पे देगा, ठीक है, सही। कैसे आगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की बात करें तो CH में, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है इवन हमने कहा कि K2Cr2O7 को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, ठीक है, और या और किसी मेटल के साल्ट के साथ, जैसे सोडियम क्लोराइड के इवन नॉर्मल साल्ट के साथ भी, तो हमारा Cr2O7 हीटेड with the concentrated sulfuric acid in the presence of any metal salt such as NaCl, ठीक है, then orange red vapor of chromyl chloride evolve, ठीक है, that it indicate that the reaction in this reaction chloride ion is also present, ठीक है, सही, Cl माइनस आयन भी प्रेजेंट है, वो इसलिए क्या होता है हमारे पास इसका यूज करा जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन जरा देख लेते हैं उसको, कह रहा कि रिएक्शन हमारा K2Cr2O7 प्लस, ठीक है, H2SO4 के साथ हमने हीट करा है, ठीक है, H2SO4 के साथ हमने हीट करा है, ठीक है, उसके बाद हमने कहा किसी मेटल का साल्ट, तो इन्होंने NaCl ले रखा, ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होता है, यहाँ से हमें मिलता है CrO2Cl2 जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड होता है 2CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, इसका ऑरेंज रेड कलर का वेपर होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर का वेपर इवाल्व होता है जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, सही। अब उसी क्रोमाइल क्लोराइड के इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जिन्हें जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इन सारी चीज़ों का भी बनता है यहाँ पे, ठीक है, और जैसे लिख देते हैं यहाँ पे KHSO4 NaHSO4, ठीक है, और प्लस वाटर, ये सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं, लेकिन हमारा क्या है सिर्फ क्रोमाइल क्लोराइड से मतलब जो ऑरेंज रेड कलर का वेपर वहाँ पे अपलेंड होता है, ठीक है, वो हमें ये बताता है यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड है, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड वो बना है, और कह रहा है इसके क्लोराइड आयन को जनरली कह रहा है क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, पर दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, फर्दर जो हम पढ़ते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री उसमें क्या है हम यहाँ पे देखते हैं इन सारे रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सही।
ये हमारा क्रोमाइल फ्लोराइड टेस्ट है, ठीक है। सही। आगे हमारे पास जो हमारा CrO5 एक कंपाउंड होता है CrO5, जहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, उसकी वहाँ पे थोड़े से क्या बोलते हैं उसे, पराक्साइड बॉन्ड का वहाँ पे बॉन्ड होता है, पराक्साइड बॉन्ड, जिन्हें उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे जनरली हम देखते हैं कंपाउंड होता है, वो भी क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO5, ठीक है, CrO5, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। वैसे देखने लगे तो हम करें CrO5 5 ऑक्सीजन का -10, ये +10 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। वो हमारे पास Cr है, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होती है इसकी, ठीक है। ये हमारे इस तरह से आपस में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, सही, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, या फिर इसे कहते हैं CrO5, ठीक। ये हमारा पराक्साइड बॉन्ड होता है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं काउंट करा जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सही। आगे करा कि जब K2Cr2O7 का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अगली और प्राप्ति और ढेर सारे रिएक्शन है यहाँ पे, करा यानी K2Cr2O7 का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, तो फिर हमें क्या ऑप्शन होता है, बेस के साथ तो आपने देखा ही कि क्रोमेट बन जाता था, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कराने पे करा क्रोमियम का क्लोराइड बनता है और हमारे पास KCl साथ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उनको मिलता है CrCl3, उसके साथ KCl का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, CrCl3, उसके बाद KCl, उसके बाद वाटर एंड सो ऑन से बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वाटर और Cl2 भी हमारे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, सही। आगे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इसका होता है, आपको पता है, मैंने कहा ये बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, बहुत ही हाई पावर का, ठीक है। ये सिंपली हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के काम आता है, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमको कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन या एल्डिहाइड बनाना होता है, तो वहाँ पे बहुत ही आसान होता है, बल्कि ये इतना मतलब ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है कि सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रोकता है, न कि एल्डिहाइड पे, ठीक है। K2Cr2O7 या KMnO4 ये सब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक में काम आएंगे। अभी हम आगे अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, पहले हेलोइरिन है आपका, उसके बाद जो अल्कोहल का चैप्टर, उसमें इन सारे रिएजेंट का बहुत ही यूज होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, सही। आगे करा हमारे अब CrO4 और CR2O7 के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ी है। तो हमारा अगर ये है, जब हमने कहा था K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट था, और यहाँ पे K2Cr2O7 ये हमारे पास क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगर इन दोनों K2 को हटा दें, इसके ऊपर 2 माइनस, ठीक है, सही, और यहाँ पे भी दोनों हटा दें, इसके ऊपर 2 माइनस। इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर आप ये, ठीक है। CrO4 के स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, 2 ऑक्सीजन हमारे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा हुआ है, तो 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होते हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड, और उनके ऊपर क्या होता है -4। अब ये तो -4 कोई जरूरी नहीं कि कहाँ रहेंगे, ये कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता रहता है हमारा रेजोनेंस, ये यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, अब इन दोनों के डबल बॉन्ड हो गए, इन दोनों के नेगेटिव चार्ज, तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि कहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है किस ऑक्सीजन के साथ, और किस ऑक्सीजन के साथ हमारा नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कौन सा ऑक्सीजन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर दिखा देते हैं सीधे, Cr ऑक्सीजन, ये इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और सीधे सीधे एक ब्रैकेट लगा के 2 माइनस चार्ज यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि मतलब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड डबली बॉन्डेड, क्योंकि वो हमेशा चेंज हो रहा है, वहाँ पे हमारा रेजोनेंस हो रहा है, कौन सा बॉन्ड क्या नेगेटिव चार्ज दूसरे के साथ, फिर नेगेटिव हो, दूसरा वापिस आ रहा, ये काम पूरा रेजोनेंस के थ्रू मूव करते रहते हैं, तो हमें ये ना बता सकते कि कौन सा हमारा डबली बॉन्डेड है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट 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 भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये पता ही नहीं कौन सा डबल बॉन्ड है, सही, रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक, अच्छा।
आगे आते हैं, ये तो CrO4 स्ट्रक्चर की बात हुई, ठीक है। और अगर K2CrO4 लिखा था, ठीक है, जब चार्ज नहीं था तो सीधे सीधे उसके बाहर क्या, दोनों के माइनस चार्ज के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, सही। Cr2O7 की बात करें तो Cr2O7 में क्या हमने कहा था, ये सिर्फ CrO4 का डाइमेराइजेशन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाती है, फिर क्या होगा, हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो क्रोमियम के जो दो Cr हैं उनके अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई होती है, ठीक है। दोनों Cr के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये हमारा एक ऑक्सीजन के साथ कॉमन होके हमको क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है Cr2O7 का, ठीक है। यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब दो हमारे ऐसे, अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है क्रोमियम की, +6 होने के लिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, सही। अभी क्या देखो 1 2 3 4 5 6 जितने बॉन्ड बने हुए होते हैं, हम क्या करते हैं उतनी ही इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसी हिसाब, ठीक है, सही। अब जिनके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करे, जिनके कम मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनको सीधे क्या कर दिया जाता है, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे इस तरह से क्रोमियम के केस में एक इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक इनके ऊपर, अब फिर यहाँ पे भी रेजोनेंस का चक्कर है, ठीक है। तो इसलिए हम सीधे सीधे ये दिखा दें कि ये पता ही नहीं कौन से वाले पे नेगेटिव चार्ज है और कौन से वाले पे क्या हमारे पास, कौन से वाले पे नहीं है। तो सिंपली ये सारे बॉन्ड हम अगर हटा दें, ठीक है, सही, तो हम तब भी हम यहाँ पे इसको सिंपली दो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऊपर दिखा सकते हैं, ठीक है, सही। तो ये रहा स्ट्रक्चर हमारा क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का, ठीक है। वहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड हमने दिखाया, हमने कहा कोई ये जरूरी नहीं कि कौन से वाले ऑक्सीजन के साथ है, या ये जो बीच वाला है जो हमारा कॉमन ऑक्सीजन है, जो इनके साथ भी बॉन्डेड है, इनके साथ भी बॉन्डेड है, इसको छोड़ के बाकी किसी भी दो ऑक्सीजन पे हमारा डबल बॉन्डेड हो सकता है, और एक जो बचा हुआ होगा उस पे हमारा नेगेटिव चार्ज, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या, हमें ये पता नहीं होता क्योंकि हमेशा रेजोनेंस करता रहता है, इसलिए हम सिंपली क्या, एक सिंगली बॉन्डेड से सबको दिखा के बाहर हम दो नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा सिंगल है और कौन सा डबल है, ठीक है, सही। ये हो गया हमारा। एक और कंपाउंड बचा आपको जो पढ़ना है आपके लिए, KMnO4, ठीक है, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। अगला कंपाउंड है KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो अगर पोटेशियम को हटा दिया जाए तो सीधे एक ही लगा है, ठीक है, तो हमारा इसका मतलब एक माइनस चार्ज इस पे होगा। तो MnO4 उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम मैंगनेट आयन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो हमने कहा था कि ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करके हमारे इसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। अब उसमें क्या है, अगर एक नेगेटिव चार्ज लिखा है, इसका मतलब इन सारे का सम, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हमारा क्या आना चाहिए, -1। तो 4 ऑक्सीजन मतलब 2 × 4 -8, और इसका मतलब इसका +7 आएगा, तभी एक माइनस बचेगा। इसका मतलब Mn हमारा क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का। हमने बोला था कि मैंगनीज ही है इधर डी ब्लॉक की फर्स्ट रो में, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, मैक्सिमम क्या है +7 की होती है, ठीक है। ऑस्मियम की बात करें तो वहां पे तो +8 मिल जाती है, लेकिन फर्स्ट रो में जो हमारा स्कैंडियम से लेके जिंक तक होता है, वहां तक में अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की होती है मैंगनीज, वो भी कौन सा, 7। और ये वेल नोन आपका कंपाउंड है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी काम करता है, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। तो आते हैं इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं 2 मिनट में, ये आपका डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए करा, इसको हम क्या करते हैं, पायरोलुसाइड ओर से ऑब्टेन करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी हम KMnO4 का अगली वेरिएशन इसका प्रॉपर्टी का देखते हैं, ठीक है। करा क्रोमाइट, जैसे पीछे वाला हमने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को हमने क्रोमाइट ओर से पाया था, तो इस KMnO4 के हमने क्या करना है, पायरोलुसाइड ओर से पाया जाता है, जो हमारा किसका होता है, मैंगनीज का यूज कर सकते हैं, मैंगनीज का ही ओर होता है, ठीक है, MnO2, ठीक है। देखते हैं करा कि पायरोलुसाइड और मतलब क्या है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, सही। सिर्फ क्या करते हैं, इसको ही कन्वर्ट करके हम KMnO4 में क्या करते हैं, KMnO4 में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे होता करा, हमारे पास 2 MnO2 होता है, ठीक, MnO2 होता है, ये दो तो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा, MnO2 होता है, इनका रिएक्शन कराते हैं
एल्कली के साथ, ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ। सिंपल, एक आसान, बहुत अच्छा बेस जो MnO2 एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं, कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं इन्हें। तो इसका मतलब इसे हम क्या, अगर ये बेस ना होता तो हम कंबसन बोल सकते थे, लेकिन ऐसी बात ना, यहाँ पे बेस भी है तो हम कंबसन ना बोल रहे कि भाई MnO2 है सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट करा तो कंबसन क्यों ना बोलते ये। और दूसरा भी रिएजेंट इनके साथ है एल्कली, जिनके साथ ये रिएक्शन या कॉम्बिनेशन करने हैं, ठीक है। तो एल्कली के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें मिलता है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है, जिसे K2MnO4 बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाती है, ठीक है, +6 होती है, तो +6 +2 +8 हो गया, और 4 ऑक्सीजन का हमारे +6, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसी को, या फिर हम क्या करते हैं, इस MnO2 को हम रिएक्शन कराते हैं फिर किसी और बेस के साथ, जैसे हम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या है, सेम यही पोटेशियम मैग्नेट ही मिलता है, ठीक है, सही। तो क्या करने हैं हमको, MnO2 बेस के साथ KNO3 के साथ रिएक्शन करा दें, फिर से हमें क्या है, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा K2MnO4, ठीक है। अब इसी K2MnO4 को Cl2 के साथ या CO3 के साथ रिएक्शन करा के हम KMnO4 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा K2, अगले स्टेप की बात करें अगर हम, तो K2MnO4 जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, इसका रिएक्शन हम या फिर HCl से करा दें, ठीक है, या फिर CO2 के साथ करा दें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए CO2 भी हमारा एसिडिक नेचर का होता है, हमने HCl लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता ही है, CO2 भी एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, सही। तो ये हमारे दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है KMnO4, और जिसके साथ रिएक्शन कराएं तो हमें मिला है KMnO4, ठीक है। KMnO4 के साथ अलावा KCl भी मिला हमने, ठीक है, सॉरी KCl नहीं, KMnO4 के साथ हाँ KCl मिला। और जब भी हमने CO2 के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, तो हमने पोटेशियम का कार्बोनेट भी मिला, और KMnO4 और मैंगनीज ऑक्साइड सबके साथ मिले। MnO2 मैंगनीज का ऑक्साइड मिला, उसके साथ हमें पोटेशियम कार्बोनेट मिला, ठीक है, उसके साथ हमें हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 मिला, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें अब इनके, ठीक है, KMnO4 की प्रॉपर्टीज की बात करें तो अब मैंने पहले बता दिया ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें करा, ये भी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मिलेगा जो डार्क वायलेट कलर का होता है, पीछे वाला ऑरेंज रेड कलर का था K2Cr2O7, KMnO4 हमारा डार्क वायलेट कलर का था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ठीक है। और करा मेल्टिंग पॉइंट भी इसका भी हाई होता है, 523 केल्विन होता है इसका, ठीक। ये भी वाटर में जनरली सॉल्युबल बहुत अच्छे से, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वहां पे जैसे हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं था, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं था, हॉट वाटर में फेयरली, ये नॉर्मल किसी भी वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। डार्क वायलेट कलर, ठीक, सही। आपको पता है KMnO4 जिसे हम लाल दवा बोलते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट में आप टेंट करते हैं, अक्सर स्टार्टिंग से ही 9 से ही आप देखते होंगे, जब भी बात करता है कलर की बात करता है कि कलर किसी भी कंपाउंड का कलर क्या होता है, हम बोलते हैं KMnO4 इसका वायलेट कलर होता है, ठीक है। तो डार्क वायलेट कलर का क्रिस्टल होता है जो बहुत ही फास्ट इंस्टेंट कलर देता है वाटर के साथ, ठीक है, सही। और करा अब इनके रिएक्शंस की बात कर लें, ठीक है। तो ये भी हीट करने के बाद KMnO4 हमें क्या होता है, K2MnO4 देता है, मतलब हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट हीट करने पे क्या है, पोटेशियम मैंगनेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, K2MnO4, ठीक है। हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट हीट करने के बाद पोटेशियम मैंगनेट में चेंज हो जाता है। बेस के साथ रिएक्शन कराएं तब भी, बेस के साथ रिएक्शन करा दें किसी एल्कली के साथ जिसे हम KOH बोले, तब भी हमारा चेंज हो जाता है इसी में K2MnO4 में, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या कहा था, KOH के साथ रिएक्शन कराया, बाकी अगर न्यूट्रल मीडियम में वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हम ये MnO2 में चेंज हो जाता है, सही, ठीक। बाकी यूज की बात करें अगर इसका, ठीक है, तो यूज के लिए आपको पता है चाहे K2Cr2O7 रहा चाहे KMnO4 रहा, ये दोनों के दोनों स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रहे, तो इस कारण से लेबोरेटरी में हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेनली इनका बहुत ही वाइड यूज है हमारा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। हमने कहा KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, ठीक है, CrO3, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मतलब सब के सब मेटल के जो ऑक्साइड हैं
हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल होते हैं, जिस कारण से इनका नेचर ऑक्सीडाइजिंग का होता है, या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कंटेन किए हुए होते हैं। ठीक है, सही, ये हो गया हमारा। और बाकी कह रहा कि डिसिस्पेंट जर्मिसाइड है, जर्म्स किल करने के लिए भी काम आता है। और मैक्सिमम एसिड का तो हम यूज करते ही हैं इन सारी चीजों में। ठीक, बाकी कह रहा कि इसी पोटेशियम परमैंगनेट का अगर एल्कलाइन मीडियम है, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में बात करते हैं तो उसे हम बेयर रिएजेंट का नाम दे देते हैं, जो हमारे फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आते हैं। ठीक है, सही। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अगर KMnO4 की, ठीक है, तो KMnO4 मतलब KMnO4 का मतलब MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये, और हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट के Mn+7। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे CrO4 का आपने स्ट्रक्चर देखा तो सेम बात क्या है MnO4 का भी। हमारा मैंगनीज के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चारों ऑक्सीजन की होती है, जिनके ऊपर हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी 3 ऑक्सीजन क्या है, डबली बॉन्डेड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रेजोनेंस का है, रेजोनेंस होता है तो हमें ये ना पता हो रहा कि कौन सा वाला नेगेटिव है कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, Mn माना हमने ये नेगेटिव चार्ज कर दिया, ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, तो इस कारण से इसके लिए भी स्ट्रक्चर अगर लिखना होता है तो हम सीधे क्या करते हैं, सर Mn लिखो। ठीक है, Mn के बाद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के 4 ऑक्सीजन लिखो, इसके बाद इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा MnO4 का होता है। ठीक है, अब ये हमारा MnO4 का होता है एक नेगेटिव चार्ज। बाकी हमने जो मैंगनेट देखा था K2MnO4 जिसका नाम था, उसके केस में कुछ नहीं करना, उसके में सिर्फ 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के ऊपर लगा दो, और इन दोनों में हमारा फर्क होता है सिर्फ कलर का। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, कलर का। कलर का फर्क क्या होता है, करा कि MnO4 अगर मैंगनेट आयन है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन हमारा पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ठीक, और अगर मैंगनेट आयन है जो हम MnO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रखेंगे, वो हमारा क्या है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ग्रीन कलर, तो सिर्फ क्या है, एक नेगेटिव चार्ज चेंज होने से, ठीक है, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से आपने देखा कि कंपाउंड सेम है, सेम ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है, इनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, तो आपके लिए डी ब्लॉक खत्म हो गया। ठीक है, अभी ये चैप्टर हमारा था डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो वहाँ पे आगे हम एफ ब्लॉक शुरू करते हैं नेक्स्ट डे से। ठीक है, आपका डी का सारा कुछ खत्म हो गया। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपका जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, आप इसे रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।